गाइस वेलकम बैक टू नर्सिंग इजी। आज हमारी दूसरी क्लास है और पहले वाली क्लास में हमने 3 पेजेस कर लिए थे। अब हम 4th पेज से स्टार्ट करते हैं। और गाइस पहला पॉइंट हमारा 4th पेज का है, मतलब कंटिन्यूएशन में हमारे टेस्ट चल रहे थे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में। 4th पॉइंट हमारा है फाइब्रो ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी। गाइस हमारा पॉइंट है फाइब्रो ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी। देखो फाइब्रो ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी क्या होती है। ये एक फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप टेस्ट है ना। इसमें क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग है ना, उसको डायरेक्ट कैमरे से देखा जाता है ना। ये कैमरा है, मतलब कोलोनोस्कोपी इज ए फाइब्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक स्टडी इन विच लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज विजुअली एग्जामिन। और क्या करा जाता है, बायोप्सी ली जाती है और क्या करा जाता है, पोलीपेक्टोमीज करी जाती है, मतलब जो पोलिप्स वगैरह उनको रिमूव करा जाता है। तो बेसिकली सॉरी गाइस थोड़ा सा एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक। इसमें क्या है, जो हमारा है कोलोनोस्कोपी क्या होता है, ये फाइब्रो ऑप्टिक एंडोस्कोपी है। इसके अंदर कैमरा लगा होता है ना और उसको लार्ज इंटेस्टाइन में डाला जाता है ना। तो उससे क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग है ना वो शो हो जाती है, विजुअलाइज हो जाती है। वहाँ से हम बायोप्सी भी ले सकते हैं और वहाँ से पोलीपेक्टोमी, मतलब कोई पोलिप्स वगैरह होता है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, है ना। अब देखो इस टेस्ट के दौरान हमें क्या क्या टेस्ट करने होते हैं, हमें फंक्शन चेक करनी होती हैं, कार्डियक फंक्शन और रेस्पिरेटरी फंक्शन हमको चेक करनी पड़ती है इस टेस्ट के टाइम पे। फिर उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 3, कोलोनोस्कोपी इज परफॉर्म विद द क्लाइंट लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, है ना, lying on the left side with the knees down up to the chest. Position may be changed during the test to facilitate passing the scope. अब देखो इसमें पोजीशन की बात कही जा रही है कि क्लाइंट को लेफ्ट साइड पोजीशन देंगे और नी क्या है, चेस्ट के ऊपर लगे होनी चाहिए। पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, मे बी चेंज ड्यूरिंग द टेस्ट, क्योंकि फैसिलिटेट पासिंग ऑफ द स्कोप। जो हम स्कोप डाल रहे हैं ना, फाइब्रोस्कोप डाल रहे हैं, एंडोस्कोप जो डाल रहे हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, इजीली डालने के लिए हम उसकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, ये हमारा प्री प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं, हम कोलन को क्लीन करते हैं ना। सबसे पहले क्या करेंगे, कोलन को क्लीन करेंगे, है ना, किससे, लग्जेटिव वगैरह से, जो पीएचसीपी हमें प्रिस्क्राइब करेगा। ए क्लियर लिक्विड डाइट इज स्टार्टेड ऑन द डे बिफोर द टेस्ट से एक दिन पहले क्लियर लिक्विड डाइट स्टार्ट कर देंगे। रेड ऑरेंज एंड पर्पल लिक्विड आर टू बी अवॉइडेड। रेड पर्पल और ऑरेंज जो भी कलर के लिक्विड्स हैं उनको हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो टेस्ट में इंटरप्शन करेंगे, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें है ना, जैसे रेड ऑरेंज एंड पर्पल, ये ब्लड जैसी ही लगती हैं, तो हम वहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। कंसल्ट विद द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रिगार्डिंग मेडिकेशन दैट मस्ट बी विद होल्ड बिफोर टेस्ट। टेस्ट से पहले कौन कौन सी मेडिकेशन है वो रोक दी जानी चाहिए, जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स वगैरह हैं वो रुक जाती है ना, तो कंसल्ट कर लेंगे हम, है ना। क्लाइंट इज एनपीओ रखेंगे 4 से 6 घंटे टेस्ट से पहले, कंसेंट ले लेंगे उसका, है ना। मॉडरेट सेडेशन करेंगे आईवी से। मेडिकेशंस में भी एडमिनिस्टर टू रिलैक्स स्मूथ मसल को रिलैक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मेडिकेशंस देंगे। अब देखो एनपीओ हम क्यों रखते हैं, एनपीओ हम रखते हैं एस्पिरेशन नहीं हो जाए, ताकि एस्पिरेशन का रिस्क रहता है। कंसेंट हमें लेना ही है। सेडेशन क्यों करना है, क्योंकि पेशेंट रिलैक्स रहता है। और मेडिकेशन में भी एडमिनिस्टर टू रिलैक्स स्मूथ मसल्स, है ना। ये चीज़ें हो गई। तो हम क्या प्री प्रोसीजर में हमने क्या किया, बाउल को क्लीन करा, एक क्लियर लिक्विड डाइट स्टार्ट करी, है ना। और जो भी रेड ऑरेंज ये इंपॉर्टेंट है, पर्पल लिक्विड जो भी हैं वो नहीं देंगे, उनको अवॉइड करेंगे। जो भी मेडिसिन है वो विद होल्ड कर देंगे, है ना। एंटीकोगुलेंट्स वगैरह मेडिसिन होती हैं वो। फिर उसके बाद में एनपीओ रखेंगे 4 से 6 घंटे तक के लिए, कंसेंट लेंगे, सेडेशन दे देंगे आईवी। उसके बाद मेडिकेशन करेंगे ना, रिलैक्स स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद गाइस हम देखते हैं हमारा पोस्ट प्रोसीजर, है ना, हमारा पोस्ट प्रोसीजर। इसमें क्या है, इसमें है देखो मॉनिटर वाइटल साइंस, है ना, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइंस देखेंगे, बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। डू नॉट अलाउ एनीथिंग बाई माउथ एंटिल क्लाइंट इज अलर्ट। भाई गैग रिफ्लेक्स को पहले आने देंगे, है ना, गैग रिफ्लेक्स को क्या करेंगे, पहले आने देंगे, क्योंकि बिना गैग रिफ्लेक्स एस्पिरेशन भी कर सकता है पेशेंट, तो उसको कुछ भी नहीं देंगे माउथ से। मेंटल लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे ना, ताकि फ्लैटस क्या हो जाए, पास हो जाए इजीली, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, है ना गाइस। उसके बाद में हम कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि बाउल परफोरेशन, है ना, और पेरिटोनाइटिस। अब देखो इसके साइन कौन कौन से, ये बॉक्स नंबर 40, ये क्या लिखा हुआ है, बॉक्स नंबर 49.3। तो हम देखते हैं, देखो साइन ऑफ बाउल परफोरेशन क्या क्या है, गार्डिंग ऑफ द अब्डोमेन, है ना। अब्डोमेन की जो मसल्स होती हैं, इसमें क्या होता है, अब्डोमेन की जो भी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, टाइट हो जाती है ना। टच करने पर पेशेंट क्या करता है, पेन फील करता है, टच करने पर क्या पेशेंट पेन फील करता है ना। अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाना, फूल जाता है पेट, है ना। नोजिया वोमिटिंग हो जाना, डिमिनिस्ड बाउल साउंड नहीं आती है ना। उसके बाद में है इनएबिलिटी टू पास फ्लेटस, गैस है वो नहीं निकल पाती है। रीबाउंड टेंडरनेस हो जाती है ना। देखो रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, अगर हम पेट को दबाएंगे ना, एक सेकंड, हम अगर
पेट को दबाएंगे ना तो उसको छोड़ेंगे ना जब दबा के तो पेन ज़्यादा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लूमबर्ग साइन बोलते हैं गाइस, है ना। पेट को दबाएंगे उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, पेन ज़्यादा होगा, उसको रिबाउंड टेंडरनेस बोलते हैं, उसको ब्लूमबर्ग साइन बोलते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा क्योंकि इन्फेक्शन है, पैलर हो जाएगा, प्रोग्रेसिव, है ना, प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड एब्डोमिनल पेन हो सकता है, रेस्टलेसनेस एंड अल्टर मेंटल स्टेटस, टेकिकार्डिया एंड टेकिपनिया होगा, डिजीनिया एंड लाइट हेडनेस होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन हो जाएगा और टेकिकार्डिया हो जाएगा ना, ये सब चीज़ें होंगी। इसमें की पॉइंट क्या है, ब्लूमबर्ग साइन है, और बाउल साउंड जो होती है ना वो हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में लेट साइन क्या होता है, इसका लेट साइन होता है हाइपोटेंशन, है ना, हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया, दिस इज द लेट साइन, है ना, दिस इज द लेट साइन। ओके, तो ये हमारा हो गया बाउल परफोरेशन के साइन, है ना, एंड पेरिटोनाइटिस के। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या था हमारा, रिमाइंड द क्लाइंट दैट पासिंग प्लेटस एब्डोमिनल फुलनेस एंड माइल्ड क्रैम्पिंग आर एक्सपेक्टेड फॉर सीवियर हेवर्स, है ना, कि देखो फ्लैटिंग पास होना, एब्डोमिनल फुलनेस लगना, क्रैम्प आना थोड़े मोड़े एक्सपेक्टेड है कुछ घंटों के लिए, ना कुछ घंटों के लिए, उससे ज़्यादा होता है तो ये चिंता विषयक बात होती है ना गाइस, क्या होती है, चिंता विषयक बात होती है। फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट एनी ब्लीडिंग, अगर भी उसको कोई ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब खतरा है तो डॉक्टर को बताओ तुरंत। टीच द क्लाइंट टू अवॉइड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग, है ना, उसको बोलो कि भाई ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी है ना, कोई भी कंसंट्रेशन का काम नहीं करना और डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है, जैसे डिसीजन मेकिंग का क्या काम है यहाँ पे, क्योंकि सेडेशन हमने दिया ना गाइस, क्या दिया, सेडेशन हमने दिया, तो उसका इफेक्ट रहेगा तो ना, तो कोई डिसीजन मेकिंग कर पाएगा उस टाइम, या कोई कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा लाइक ड्राइविंग, तो उसको दोनों चीज़ें अवॉइड करनी है ना। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ये पॉइंट गाइस, जो भी ये इमरजेंसी वाले, जो भी ये वार्निंग साइन वाले है ना, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है, द क्लाइंट रिसीविंग ओरल लिक्विड बाउल क्लींजिंग प्रिपरेशन और एनी माज इट्स एट रिस्क फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं ना सबसे ज़्यादा। तो इसमें क्या है, द क्लाइंट है ना, जो द क्लाइंट रिसीविंग ओरल लिक्विड, जो क्लाइंट ओरल लिक्विड्स ले रहा है ना, एनिमल्स ले रहा है, उनमें सबसे ज़्यादा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारी आ गई लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्या है, लेप्रोस्कोपी इज परफॉर्म विद फाइबर ऑप्टिक लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप होता है जो विजुअलाइज करवाता है डायरेक्ट ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर विद इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन की जो भी अंदर स्ट्रक्चर है उनके विजुअलाइजेशन करवाता है और बायोप्सी लेता है, वो क्या है, लेप्रोस्कोपी, है ना। अब अगला हमारा है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी, है ना, ये हम आ जाते हैं इधर, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी। मैं कई बार इसको जूम कर देती हूँ, कई बार जूम आउट कर देती हूँ, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि जूम इन इसलिए करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, इसमें अच्छे से क्या दिख नहीं पाता ना। तो देखो ERCP क्या है ना, ERCP क्या होता है, ये एक एंडोस्कोप है प्लस रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है ना, क्या है, एंडोस्कोप भी है प्लस रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर भी है। इसमें क्या होता है, बाइल डक्ट, गोल ब्लेडर और पेनक्रियाज डक्ट, है ना, बाइल डक्ट, गोल ब्लेडर एंड पेनक्रियाज डक्ट को देखा जाता है। जब सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, ट्रीटमेंट भी दिया जाता है ना, ERCP प्रीफर करते हैं उस टाइम, है ना। क्या है, ERCP है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक और रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर ही है, एंडोस्कोपिक और रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें बाइल डक्ट, गोल ब्लेडर और पेनक्रियाज डक्ट को देखा जाता है। जब सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है तब ERCP प्रीफर करते हैं, है ना, ओनली डायग्नोसिस नहीं, ट्रीटमेंट भी। तो क्या है, ERCP इज ऑफन यूज व्हेन इंटरवेंशन विल प्रोबेबली रिक्वायर्ड, है ना, ट्रीटमेंट चाहिए होता है। इफ एन इंटरवेंशन इज अनलाइकली ए नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट इज प्रीफर्ड, है ना, नॉन इन्वेजिव प्रीफर्ड करते हैं, है ना। एग्जामिनेशन ऑफ हिपेटोबिलियरी सिस्टम इज परफॉर्म, है ना, हिपेटोबिलियरी सिस्टम देखा जाता है इसके अंदर। इसमें क्या है, ए फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप, है ना, ए फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप इंसर्टेड इनटू द ईसोफेगस टू डिसेंडिंग डिओडिनम, है ना, टू डिसेंडिंग डिओडिनम। और क्या है, मल्टीपल पोजीशंस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर टू पास द एंडोस्कोप। अच्छा, इसमें क्या है, ये किस लिए किया जाता है, हेपेटोबिलियरी सिस्टम को देखने के लिए किया जाता है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप है जिसको इंसर्ट किया जाता है ईसोफेगस से होते हुए डिओडिनम में, मल्टीपल पोजीशन रिक्वायर्ड होती हैं, है ना, प्रोसीजर के टाइम टू पास द एंडोस्कोप को पास करवाने के लिए, है ना। फिर क्या है, इफ़ मेडिकेशन इज एडमिनिस्ट्रेड, है ना, इफ़ मेडिकेशन इज एडमिनिस्ट्रेड बिफोर द प्रोसीजर, if medication is administered before the procedure, the client is monitored closely for sign of respiratory and central nervous system depression, hypotension and oversedation and vomiting। इसमें क्या कह रहा है, कभी क्या कहना चाहता है, कभी ये कहना चाहता है कि गाइस अगर प्रोसीजर से पहले ड्रग्स दिए गए हैं, है ना, प्रोसीजर से पहले ड्रग्स दिए गए हैं तो उनको क्लोजली मॉनिटर करना है। क्या क्या मॉनिटर करना है, रेस्पिरेशन के लिए भाई उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो नहीं हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखना है, डिप्रेशन तो नहीं हो गया, हाइपोटेंशन देखना है, बीपी कम तो नहीं हो गई, ओवर सेडेशन तो नहीं हो गया और वोमिटिंग तो नहीं है। सेडेशन के बाद चेक करना है ना, क्योंकि सेडेशन दिया हुआ है ना, तो उसके बाद ये सब चीज़ें होने के चांसेस होते हैं इसलिए,
अब हम आ जाते हैं प्री प्रोसीजर में। प्री प्रोसीजर में क्या क्या करेंगे हम लोग? देखो, सबसे पहले एनपीओ कितनी देर के लिए? 6 से 8 घंटे के लिए। फिर कंसेंट ले लो भाई साहब। इंक्वायर अबाउट प्रीवियस एक्सपोजर टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड एनी सेंसिटिविटी और एलर्जीज। पेशेंट से पूछो कोई कॉन्ट्रास्ट मीडिया पहले तो नहीं हुआ है, पहले कोई रिएक्शन तो नहीं आया कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, है ना, कोई सेंसिटिविटी कोई एलर्जी तो नहीं है। फिर क्या है? अवॉइड एंटीकोगुलेंट और NSAID, है ना, जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है वो क्या नहीं यूज़ में लेनी है ना, जब तक क्या डॉक्टर अलाउ नहीं करे। जब तक डॉक्टर अलाउ नहीं करे तब तक एंटीकोगुलेंट और NSAID यूज़ में नहीं लेनी है। क्लाइंट आस्क अबाउट इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेज आर आस्क टू हैव देम डीएक्टिवेटेड इफ प्रेजेंट, है ना। जैसे पेसमेकर है, ICD हो तो पहले बताना होता है, क्योंकि उसको डीएक्टिवेट करना पड़ सकता है। क्या है? डीएक्टिवेट करना पड़ सकता है। तो उससे हम पूछते हैं कोई इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस तो नहीं लगा हुआ ना भाई? अगर लगा हुआ है तो उसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना। मॉडरेट सेडेशन हम देंगे, है ना, मॉडरेट सेडेशन दिया जाता है। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोसीजर। पोस्ट प्रोसीजर में क्या है? हम वाइटल साइंस ले लेंगे, है ना। पोस्ट प्रोसीजर में क्या है? वाइटल साइंस ले लेंगे। मॉनिटर फॉर द रिटर्न ऑफ गेग रिफ्लेक्स, भाई गेग रिफ्लेक्स के लिए मॉनिटर करेंगे। एंड वेट टू प्रोवाइड फूड एंड फ्लूइड अंटिल गेग रिफ्लेक्स हैज रिटर्न, जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आ जाता तब तक हम फूड फ्लूइड कुछ प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, है ना, वेट करेंगे। ये गाइज एक पेज और हो गया हमारा। देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम अपने घड़े को भरते जा रहे हैं। जिस दिन हमारा घड़ा भर गया, पाप का नहीं अच्छाइयों का, पढ़ाई का, तो शायद हम जॉब लग सकते हैं ना गाइज। देखो, मैं तो लगी हुई हूँ, पर आप लोग लग सकते हो, है ना। अब हम आते हैं, अच्छा अभी हुआ नहीं है ना गैग रिफ्लेक्स। फिर उसके बाद में दूसरे पेज पर हम आते हैं मॉनिटर फॉर साइन ऑफ परफोरेशन एंड पेरिटोनाइटिस, कि पेरिटोनाइटिस और परफोरेशन नहीं हो गया। इसके साइन हमने पहले डिस्कस कर लिए थे पहले वाले पेज में, तो नो नीड टू डिस्कस अगेन। इफ द इंटरवेंशन वॉज कम्प्लीटेड, है ना। इंटरवेंशन कभी क्या कह रहा है? इफ द इंटरवेंशन वॉज कम्प्लीटेड, मॉनिटर लैब वैल्यूज, भाई लैब की वैल्यूज देख लो, CBC वगैरह सब चेक कर लो, है ना। पोस्ट प्रोसीजर इंक्लूडिंग लीवर एंजाइम एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम, भाई पेनक्रियाटिक एंजाइम और लीवर एंजाइम देखो सबसे पहले गड़बड़ तो नहीं हुई है। ये हो गया है हमारा लैप्रोस्कोपिक, नहीं ERCP हो गया हमारा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर H नंबर पे, है ना गाइस। अब हम आते हैं हमारे H नंबर पे। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कैसे आ रही होगी, पर मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो गाइस, समझना थोड़ा खुद को भी पड़ता है ना। हमें कंसंट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। बस मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, ओके, मैं ये कर सकती हूँ, बस आपको करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियो पैनक्रिएटोग्राफी, है ना। पॉइंट नंबर H पे आ जाते हैं गाइज। ये क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियो पैनक्रिएटोग्राफी, MRCP। देखो यूज क्या है इसका, है ना। यूज है, ये एक MRI, पहले देख लेते हैं, ये एक MRI बेस्ड टेस्ट है ना। इसमें क्या है? बिलियरी डक्ट्स और पेनक्रिएटिक डक्ट्स को देख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है? ये नॉन इन्वेजिव है, बॉडी के अंदर कोई स्कोप नहीं जाता। 3 चीज़ें हो गई। अब देखो डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं। यूज मैग्नेटिक रेजोनेंस टू विजुअलाइज द बिलियरी एंड पेनक्रिएटिक डक्ट को देखने के लिए, और ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है ना। और ये किस पे है? MRI बेस्ड है ना। क्या है? MRI बेस्ड। दिस टेस्ट इज ऑफन यूज एज नॉन इन्वेजिव अल्टरनेटिव टू ERCP। नॉन इन्वेजिव इसको यूज़ करते हैं ERCP के अल्टरनेट के रूप में। प्री प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर सी चैप्टर 59 डिस्कसिंग MRI, ठीक है। जब हम आगे चैप्टर 59 पढ़ेंगे तो हम उसमें क्या MRI का डिस्कशन करेंगे, तो ये चीज़ हम वहाँ पे कर लेंगे ना। कभी ये बोल रहा है कि भाई मैं आगे करूँगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं पॉइंट नंबर I, है ना। पॉइंट नंबर I, कहाँ आई कहाँ गई? कहीं नहीं आई कहीं नहीं गई, सब कुछ है यहीं पे ही है। तो देखो ध्यान से देखो, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें क्या है? एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। ये क्या है? अल्ट्रास्कोपिक सोनोग्राफी होती है ना, या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। ये क्या करती है? ये एक तो मिक्सचर है किसका? अल्ट्रासाउंड का और एंडोस्कोप का मिक्सचर है। सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या करता है? GI वॉल और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है ना, उनकी डिटेल में इमेज प्रोवाइड करता है ना। क्या है? प्रोवाइड इमेज ऑफ द GI वॉल एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन। क्या करता है? डाइजेस्टिव ऑर्गन की डिटेल में इमेज प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद हमारा है प्री प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर केयर इज सिमिलर टू द इम्प्लीमेंटेड फॉर एंडोस्कोप, है ना। जो हमने एंडोस्कोप के लिए देखी थी वही केयर यहाँ पे होगी, कोई अलग से नहीं होगी। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, ये पॉइंट अच्छे से देखेंगे। फॉलोइंग endoscopic procedure, monitor for the return of gag reflex before giving the client any oral substance. If the gag reflex has not returned, the client would aspirate। भाई ये बार बार ये पॉइंट आता ही रहता है कि जब भी मतलब कोई भी प्रोसीजर हुआ उसके बाद में पहले चेक करो गैग रिफ्लेक्स आए या नहीं आए। अगर नहीं आए तो आप क्लाइंट को कुछ भी ओरली मत दो, क्योंकि एस्पिरेट कर सकता है ना। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके बाद में हम आ गए CT पे। CT स्कैन क्या? देखो नॉन इन्वेजिव, और ये क्या क्रॉस सेक्शन व्यू देता है ना। कहाँ का देगा? ये देगा एब्डोमेन में
लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाटिक और बिलियरी ट्री। देखो हम ये सब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पढ़ रहे हैं तो ये उनके ही टेस्ट हैं। तो सीटी क्या काम आएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ये लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज और बिलियरी जो ट्री है उसका क्रॉस सेक्शनल इमेज देखा है ना। कैन बी परफॉर्म विद और विदाउट कॉन्ट्रास्ट। हाँ देखो कॉन्ट्रास्ट के साथ भी होती है सीटी है ना, और कॉन्ट्रास्ट के बिना भी होती है, CECT वगैरह होती है जो। प्री प्रोसीजर में क्या करेंगे, NPO रख दो 4 घंटे के लिए। अगर कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज़ कर रहे हो है ना, तो सबसे पहले जब भी कॉन्ट्रास्ट मीडियम हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी एलर्जी देखेंगे, कोई एलर्जी तो नहीं है। क्लाइंट को इंकरेज करेंगे टू वर्बलाइज कंसर्न बिकॉज सम क्लाइंट हैव क्लस्ट्रोफोबिया। हाँ देखो भाई CT स्कैन हम करते हैं ना, तो वो एक CT स्कैन ऐसी होती है, जो भी पेशेंट जिनको क्लस्ट्रोफोबिया है ना, उनको क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है कि छोटी जगह से डर लगना ना, तो उसको रीअश्योर करो पेशेंट को है ना, कि है ना जो भी तेरी फीलिंग है वो तू बता, रीअश्योर करना उस पेशेंट को, क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट को, क्योंकि वो वहाँ जाके घबरा जाता है ना बहुत ज़्यादा। अब पोस्ट प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, क्लाइंट को पानी देंगे। अवॉइड डाई इंड्यूस्ड रीनल फेल्योर, क्या लिखा है, अवॉइड डाई इंड्यूस्ड रीनल फेल्योर, इंक्रेज क्लाइंट टू ड्रिंक फ्लूइड टू अवॉइड डाई। अच्छा इसमें लिखा है ज़्यादा फ्लूइड पीने को इंकरेज करेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट डाई है ना गाइस, देखो कॉन्ट्रास्ट जो डाई है उसको निकालने के लिए ना हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएंगे। उसके बाद में क्या है, ये हो गया इन्फॉर्म द क्लाइंट डायरिया में अक्कर आफ्टर इंजेक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रास्ट है ना, डायरिया हो सकता है ओरल कॉन्ट्रास्ट देने के बाद है ना, डायरिया हो सकता है। ये हो गया हमारा CT। फिर पैरासिंथेसिस क्या है, पैरासिंथेसिस क्या है भाई साहब, एक पैरासिंथेसिस क्या है, एक नीडल ले लो है ना, ए प्रोसीजर इन विच ए नीडल और कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में घुसा दो और वहाँ से क्या कर लो, फ्लूइड निकाल लो डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए है ना, निकाल सकते हैं दोनों के लिए। जैसे डायग्नोस्टिक किसके लिए करेंगे, जो असाइटिस पेशेंट है ना, उनमें असाइटिस के जो पेशेंट होते हैं वो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए उनमें यूज़ करते हैं, और जो थेरेपेटिक हो गया वो फ्लूइड रिमूवल के लिए ना गाइस, फ्लूइड रिमूवल के लिए। उसके बाद हम आ गए पॉइंट नंबर B पे, द फ्लूइड में बी यूज टू हेल्प डिटरमाइन द कोज ऑफ असाइटिस एंड टू इवालुएट फॉर इन्फेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैंसर है ना। देखो फ्लूइड है वो किस में हेल्प करता है, द फ्लूइड में भी यूज टू हेल्प डिटरमाइन द कोज ऑफ असाइटिस। हाँ जो डायग्नोसिस हम पर्पज से कर रहे हैं तो वो बताएगा ना कि असाइटिस क्यों हुआ है, उसको उसका कोज बताएगा। टू इवालुएट फॉर इन्फेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैंसर, भाई कैंसर वगैरह इन्फेक्शन वगैरह जानने के लिए है ना, फ्लूइड का यूज़ कर लेंगे हम है ना। फिर उसके बाद में आता है इसका प्री प्रोसीजर, हम देखेंगे पैरासिंथेसिस का प्री प्रोसीजर। इसने भी क्या बोल रखा है प्री प्रोसीजर में कि हाँ इसने बोल रखा है, इससे बॉक्स दिया है इसने क्लिनिकल जजमेंटल बॉक्स। अब हम क्लिनिकल जजमेंटल बॉक्स को देखेंगे, इसने क्या बोला है क्लिनिकल जजमेंटल भाई साहब ने, कि एक 59 ईयर ओल्ड है ना, 59 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, उसको एसाइटिस हुआ है, वो क्या उसको पैरासिंथेसिस के लिए शेड्यूल किया है। द नर्स वुड टेक द फॉलोइंग एक्शन टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द प्रोसीजर। नर्स क्या क्या करेगी ना, नर्स देखो क्या करेगी, इंस्योर द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, पहले उसको प्रोसीजर समझाएगी एंड दैट इन्फॉर्म कंसेंट, फिर उससे कंसेंट ले लेगी, उसके वाइटल्स चेक कर लेगी, उसका वेट ले लेगी, फिर ठीक है उसको बोलेगी कि तू भाई पेशाब करा और तेरा ब्लेडर खाली करा, मेजर द एब्डोमिनल गर्थ, उसकी गर्थ ऑब्जर्व करेगी और पोजीशन द क्लाइंट अपराइट पोजीशन दे देगी क्लाइंट को। ये क्या है, ये गाइड उसका प्री प्रोसीजर हो गया ना, इसको हम जजमेंट के अकॉर्डिंग समझ लिए हैं। अब हम आते हैं इसके पोस्ट प्रोसीजर पे, हम आते हैं इसके पोस्ट प्रोसीजर पे। ये देखो पोस्ट प्रोसीजर में क्या है, असिस्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ना, असिस्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड सपोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। उसको कंफर्ट दो प्रोसीजर के दौरान है ना, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करवाओ। फिर उसके बाद में अप्लाई ड्रेसिंग टू द साइट ऑफ पंक्चर, जो पंक्चर साइट है उस पर ड्रेसिंग अप्लाई करो। मोनिटर साइट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग देखो है ना वहाँ पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई। फिर हम मोनिटर द फॉर हेमेचूरिया कॉज बाई ब्लडर ट्रोमा है ना, ब्लडर ट्रोमा की वजह से हेमेचूरिया हो सकता है, उसको मोनिटर करो। Monitor vital signs especially blood pressure and pulse, and monitor for mental status changes because these parameters provided information post paracentesis on rapid vasodilation. Maintain the client on bed rest. इसमें क्या बोल रहा है कवि देखो ये कहना चाहता है कि वाइटल साइन लो, मॉनिटर करो पैरासेंटेसिस के बाद में, क्योंकि सडन वेजोडाइलेशन हो सकती है, क्या हो सकती है, सडन वेजोडाइलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो सकता है, शोक में जा सकता है, शोक का रिस्क होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे और पल्स मॉनिटर करेंगे, और मेंटल स्टेटस जो भी चेंज आ रहे हैं मेंटल स्टेटस में वो हम ऑब्जर्व करेंगे है ना। उसके बाद में हम एब्डोमिनल गर्थ और वेट चेक करेंगे। द क्लाइंट शुड एक्सपीरियंस ए वेट लॉस, क्योंकि हमने फ्लूइड निकाला है पैरासिंथेसिस के थ्रू, तो हम क्या करेंगे उसकी पेट की साइज एब्डोमिनल गर्थ जो होती है उसको चेक करेंगे कि वो कम होनी चाहिए ना, और वेट लॉस एक्सपेक्टेड होता है। मोनिटर फॉर हाइपोवोलेमिया एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। हाइपोवोलेमिया हो सकता है क्योंकि फ्लूइड निकला है, फ्लूइड निकला तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो सकता है साथ साथ।
है ना, बीपी लो हो सकती है, इसमें टेकिकार्डिया हो सकता है, वीकनेस डिजीनेस हो सकती है। तो क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे हाइपोवोलेमिया को और इलेक्ट्रोलाइट को। उसके बाद में हमारा आता है मेजर द अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव, है ना, कितना पानी निकला है, कितना फ्लूइड निकला है, उसको हम मेजर करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे, है ना, उस अमाउंट को। फिर उसके बाद है उसको लेबल कर देंगे, है ना, उस फ्लूइड को क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे और लेबोरेटरी में भेज देंगे टेस्टिंग के लिए, है ना, इमीडिएट सेंड करेंगे। डिले से क्या हो सकता है, केमिकल सेलुलर डिस्टोरिएंटेशन हो सकता है, जो कि फाल्स रिजल्ट होते हैं ना। क्या होता है, टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म इमीडिएटली टू अवॉइड फाल्स रिजल्ट बिकॉज ऑफ केमिकल और सेलुलर डिटेरियोरेशन, है ना। तो हम उसको क्या करेंगे, इमीडिएट भेजेंगे, फाल्स रिजल्ट ना आए। डॉक्यूमेंट द इवेंट, उस इवेंट को डॉक्यूमेंट करेंगे, क्लाइंट के रिस्पॉन्स और अपीयरेंस को चेक करेंगे, फ्लूइड का अमाउंट हम देखेंगे और कि कितना फ्लूइड रिमूव किया गया है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू नोटिफाइड द पीएससीवी इफ द क्लाइंट बिकम ब्लडी पिंक और रेड, है ना। अगर यूरिन है ना, क्लाइंट का यूरिन है वो ब्लडी मतलब रेड आ रहा है, पिंक आ रहा है, या फिर ब्लड के टाइप का आ रहा है ना, ब्लडी आ रहा है, पिंक आ रहा है और रेड आ रहा है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, डॉक्टर को नोटिफाई करेंगे ना। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा रेड वाला। द रैपिड रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग पैरासिंथेसिस लीड टू डिक्रीज एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल प्रेशर विच कैन कोज वेजोडाइलेशन एंड रिजल्टेंट शॉक। देयरफॉर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर मस्ट बी मॉनिटर क्लोजली। पल्स और बीपी मेजर करना जरूरी है, क्योंकि पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक हो सकता है और पेशेंट क्या हो सकता है, शॉक में जा सकता है। तो बीपी और हार्ट रेट मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। उसके बाद में हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट पे, जो है लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी क्या होती है, ए नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द अब्डोमिनल वॉल टू द लीवर टू ऑब्टेन ए टिश्यू सैंपल फॉर बायोप्सी और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात है, एक नीडल इंसर्ट करेंगे एब्डोमिन के थ्रू, किसमें, लीवर में, और वहाँ से सैंपल लेंगे बायोप्सी का छोटा सा और माइक्रोस्कोपिक उसका एग्जामिनेशन करेंगे, है ना। ये है प्री प्रोसीजर। अब हम आते हैं प्री प्रोसीजर में, लीवर बायोप्सी के प्री प्रोसीजर में। अब देखो प्री प्रोसीजर में क्या है, हम बोल रहे हैं, कभी बोला प्री प्रोसीजर में क्या करेंगे, कंसेंट लेंगे, है ना। इन्फॉर्म कंसेंट सबसे पहले ज़रूरी है पेशेंट का, उसको समझाओ कि लीवर बायोप्सी क्या होती है और रिटर्न कंसेंट लो, है ना, कंसेंट नीडेड। फिर क्या है, विद होल्ड फूड एंड फ्लूइड फॉर 8 to 12 आवर, विद होल्ड फूड एंड फ्लूइड फॉर 8 to 12 आवर बिफोर द प्रोसीजर। फूड नहीं देंगे उसको, क्योंकि एस्पायरेशन का रिस्क होता है। परफॉर्म बेस लाइन असेसमेंट इंक्लूडिंग वाइटल साइंस, वाइटल साइंस असेस करेंगे, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी टेम्परेचर, है ना, रेफरेंस के लिए ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर डी है असेस रिजल्ट्स ऑफ कोगुलेशन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, है ना, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, प्लेटलेट काउंट एंड ऑब्टेन ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैच। देखो प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटीटी, प्लेटलेट काउंट, ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैच, ये लीवर बायोप्सी में ब्लीडिंग के रिस्क जो होता है वो हाई होता है ना, तो उसके लिए हम कोगुलेशन प्रोफाइल असेस करते हैं। क्लाइंट को टीच करेंगे, टीच द क्लाइंट अबाउट पोस्ट प्रोसीजर केयर एंड एक्सप्लेन द नीड टू होल्ड ब्रीथ आफ्टर एक्सपायरेशन व्हेन द नीडल इज इंसर्टेड, है ना। पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को हम बोलेंगे कि नीडल इंसर्ट करते टाइम ब्रीथ क्या करे, होल्ड करे, है ना। डीप ब्रीथ ले, पहले क्या ले, डीप ब्रीथ ले, और फिर ब्रीथ को क्या करे, होल्ड करे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट अगर वो करेगा तो उससे लीवर टीयर हो सकता है ना, लीवर टीयर हो सकता है। इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं कि ब्रीथ होल्ड करके और ब्रीथ लेके डीप ब्रीथ और होल्ड करके रखिए, है ना। फिर उसके बाद में आता है एडमिनिस्टर ए सेडेटिव। सेडेटिव देते हैं हम क्योंकि उसकी एंजाइटी, सेडेटिव किस लिए देते हैं हम, एंजाइटी कम करने के लिए, है ना गाइस, एंजाइटी कम करने के लिए। फिर उसके बाद में आता है नोट दैट द क्लाइंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर टू एक्सपोज द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, है ना। सुपाइन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, राइट अपर एब्डोमेन एक्सपोज हो जाता है उसमें, है ना। लीवर राइट साइड में होता है, तो उसको हम कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब हमारा पोस्ट प्रोसीजर आ गया। देखो प्रोसीजर हमने कर लिया, उसके बाद में वाइटल साइन ले लो, ठीक है। बायोप्सी साइट असेस करो, भाई ब्लीडिंग का रिस्क होता है ना लीवर में, मैंने बताया था। फिर उसके बाद में मॉनिटर फॉर पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस के साइन सिम्टम हम ऑलरेडी असेस कर चुके हैं, ठीक है। मेंटेन बेड रेस्ट फॉर 12 से 14 घंटा, ना। प्लेस द क्लाइंट ऑन राइट साइड विद ए पिल्लो अंडर द कोस्टल मार्जिन फॉर 2 आवर्स, डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, है ना। एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड कफिंग एंड स्टेनिंग। देखो राइट साइड पर लेटा दो और जो कोस्टल मार्जिन, हमारी जो कोस्टल्स होती हैं, रिब्स होती है, उसके नीचे पिलो रख दो 2 घंटे के लिए। प्रेशर बनता है तो ब्लीडिंग कम हो जाती है राइट साइड में, क्योंकि देखो पहले हमने लेफ्ट साइड पोजीशन दी थी, राइट साइड को पंचर कर रहे थे, जब हम लीवर में नीडल डाल रहे थे तब हमने राइट साइड को एक्सपोज करने के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी थी। फिर उसके बाद में हम पोस्ट प्रोसीजर में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, राइट साइड पोजीशन दे देंगे, राइट साइड लेटा देंगे, ताकि, है ना, जो राइट साइड है वो दब जाए, है ना, पिल्लो से दब जाए, ताकि ब्लीडिंग ना हो वहाँ से, है ना। क्या क्या चीज़ें अवॉइड करेंगे, खांसना, हैवी लिफ्टिंग, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज है वो 1 वीक तक हम बंद कर देते हैं, है ना। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अवॉइड हैवी लिफ्टिंग एंड स्ट्रेनियस एक्सरसाइज फॉर 1 वीक एंड अवॉइड कफिंग स्ट्रेनिंग विच में कॉज इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, है ना। अगर कफिंग करेगा, हैवी लिफ्टिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो वो क्या होगा, उसमें एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा ना, इसलिए हम उसको मना कर देते हैं।
फिर उसके बाद आता है नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ डिस्निया, साइनोसिस, रेस्टलेसनेस अगर दी साइन ऑफ न्यूमोथोरिक्स, है ना। ये न्यूमोथोरिक्स के साइन हो सकते हैं। न्यूमोथोरिक्स क्या होती है? हवा भर जाना ना, थोरिसिक कैविटी में एयर भर जाना, तो न्यूमोथोरिक्स होती है। तो उसके साइन होते हैं डिस्निया, साइनोसिस और रेस्टलेसनेस। इनमें से कुछ भी साइन आपको दिखे तो आप रिपोर्ट कर दो तुरंत, है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल जजमेंट। देखो जो भी नोटसेट में क्लिनिकल जजमेंट वगैरह ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नोटसेट के लिए। तो इसमें देखो, द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी की जा रही है। ड्यूरिंग रिव्यू द क्लाइंट लेबोरेटरी रिजल्ट, नर्स ने क्या नोट करा कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना 35 सेकंड है, प्लेटलेट काउंट है, प्लेटलेट काउंट उसकी 1 लाख है ना। बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग द नर्स वुड टेक फॉलोइंग डिसीजन, है ना। वो क्या करेगी? देखो, द क्लाइंट प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड एंड द प्लेटलेट काउंट इज लो, प्लेसिंग क्लाइंट रिस्क फॉर प्लेटिंग, है ना। प्रोथ्रोम्बिन टाइम उसका बहुत ज़्यादा है और प्लेटलेट उसकी 1 लाख है, कम है। तो प्रोसीजर को क्या करेंगे हम? पोस्टपोन कर देंगे ना, रिस्क है ना ब्लीडिंग का। तो नर्स क्या करेगी? इमीडिएट नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पहले डॉक्टर को बता देगी ऑफ दीज अब नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज एंड प्लेस द क्लाइंट ऑन ब्लीडिंग प्रिकॉशन। ब्लीडिंग प्रिकॉशन पे उसको रख देंगे और पोस्टपोन कर देंगे प्रोसीजर को, है ना। अगर इसमें बायोप्सी प्रोसीजर हम करते हैं तो वो चीज़ रॉन्ग होगी। ओके गाइस, अब देखो हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम देखते हैं स्टूल स्पेसिमेन, है ना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं गाइस, एम नंबर स्टूल स्पेसिमेन। अब देखो स्टूल स्पेसिमेन में क्या है? स्टूल का स्पेसिमेन लेते हैं ना, स्टूल का स्पेसिमेन लेते हैं। इंक्लूड्स इंस्पेक्टिंग द स्पेसिमेन फॉर कंसिस्टेंसी एंड कलर एंड टेस्टिंग फॉर अकल्ट ब्लड। अकल्ट ब्लड क्या होता है? जो छुपा हुआ ब्लड है। और स्टूल की कंसिस्टेंसी, स्टूल का कलर चेक करने के लिए हम स्टूल स्पेसिमेन लेते हैं। ओके गाइस, अब देखो यहाँ पे एक बार ये सब क्लियर कर देती हूँ, एक सेकेंड रुकना। अब हम देखो स्टूल स्पेसिमेन के पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। सेकंड नंबर पॉइंट है टेस्ट फॉर फिकल यूरोबिलिनोजन, है ना। फिकल यूरोबिलिनोजन फैट के लिए, नाइट्रोजन, पैरासाइट्स, पैथोजन, फूड सब्सटेंस एंड अदर सब्सटेंस में भी परफॉर्म। दिस टेस्ट रिक्वायर द स्पेसिमेन बी सेंट टू लेबोरेटरी, है ना। देखो अब जो ये टेस्ट करते हैं उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं? उसमें फिकल यूरोबिलिनोजन चेक करते हैं। फिकल में है ना फैट, नाइट्रोजन, पैरासाइट्स देखते हैं, पैथोजेंस देखते हैं, फूड सब्सटेंस, है ना, ये सब चीज़ें। अब देखो पैरासाइट कौन सा होता है? पैरासाइट होता है इसके अंदर जियार्डिया मैंने लिख भी रखा, जियार्डिया लैम्बिया, है ना, जियार्डिया लैम्बिया। और जो इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो होता है, जो इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, है ना। और इसके अंदर क्या होता है? वेगमेंटिन जीन पाई जाती है। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, वेगमेंटिन जीन पाई जाती है। वो क्या करती है? सेल माइग्रेशन का करती है, सेल को शेप करती है और ऑर्गेनेल्स का काम करती है, ठीक है। तो अगर इसमें चेंज आएगा तो क्या होगा? कोलोरेक्टल कैंसर हो, ये किसमें होगा? कोलोरेक्टल कैंसर में ये वेगमेंटिन जीन का क्या हो जाता है? सेल माइग्रेशन नहीं होती, इसमें चेंजेस आ जाते हैं ना, इसकी वजह से ये हो जाता है। अब देखो अब हम देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट हमारा। इसमें क्या है? रैंडम स्टूल स्पेसिमेन सैंपल तुरंत लैब भेज देना होता है। डिले से क्या होते हैं? फास्ट रिजल्ट आते हैं। इसमें देखो रैंडम स्पेसिमेन आर सेंट प्रॉम्प्टली टू द लैब, है ना, लेबोरेटरी। जल्दी से भेज दो वरना फास्ट रिजल्ट आएंगे। उसके बाद में है क्वांटिटी 24 to 27 आवर्स कलेक्शन मस्ट बी केप्ट रेफ्रिजरेटर अंटिल दे आर टेकन टू लेबोरेटरी। अगर जब तक लेबोरेटरी नहीं पहुंचाए जाते तो तब तक स्टूल स्पेसिमेन को कहाँ? रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखो। फिर उसके बाद में आता है सम स्पेसिमेन रिक्वायर्ड दैट ए सर्टेन डाइट बी फॉलोड और दैट सर्टेन मेडिकेशन में बी विद हेल्ड। चेक एजेंसी गाइडलाइन रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्रोसीजर, है ना। क्या बोला है इसके अंदर? इसमें बोला है कि डाइट और मेडिसिन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कुछ स्टूल टेस्ट के लिए। स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी होती है और सर्टेन मेडिसिन होती हैं जो स्टॉप कर देनी होती है ना, वो हॉस्पिटल एजेंसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होती है। तो देखो मेडिसिन ज़्यादातर हम एंटीकोगुलेंट्स वगैरह होते हैं उसको NSAID वगैरह होती है उसको विद होल्ड कर देते हैं। और जो डाइट होती है उसके अंदर रेड मीट वगैरह नहीं लेते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि कन्फ्यूजिंग रिजल्ट आ सकते हैं ना। रेड मीट वगैरह लेंगे, रेड कलर स्टूल वगैरह होगा, तो हम वो चीज़ें अवॉइड करेंगे। उसके बाद में आता है हमारा यूरिया ब्रेक टेस्ट। देखो यूरिया ब्रेक टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? द यूरिया ब्रेक टेस्ट डिटेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए किया जाता है। द बैक्टीरिया दैट कोज पेप्टिक अल्सर। ये बैक्टीरिया क्या करता है गाइस? ये बैक्टीरिया पेप्टिक अल्सर कोज करता है ना। फिर उसके बाद में हम आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, द क्लाइंट कंज्यूम ए कैप्सूल ऑफ कार्बन लेबल्ड यूरिया एंड प्रोवाइड ए ब्रीथ सैंपल 10 to 20 मिनट लेटर, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें होता है पेशेंट को कार्बन लेबल यूरिया कैप्सूल दिया जाता है ना। और फिर 10 से 20 मिनट के बाद 10 से 20 मिनट के बाद गाइस क्या करते हैं? ब्रीथ सैंपल लेते हैं ना। 10 से 20 मिनट के बाद ब्रीथ सैंपल लेते हैं। अब क्या है आगे?
Certain medicine may need to be avoided before testing. These may include antibiotic or bismuth subsalicylate for 1 month before the test, है ना. Sucralfate and omeprazole for 1 week before the test and cimetidine, famotidine and nizatidine for 24 hour before pre-testing. देखो कौन कौन सी मेडिसिन बंद करी जाती हैं. पहले करी जाती है हमारी एंटीबायोटिक भाई साहब, है ना, एंटीबायोटिक भाई साहब, और बिस्मथ सब सैलिसिलेट, है ना, और बिस्मथ सब सैलिसिलेट, ये दोनों. ये कितने मंथ पहले, ये 1 मंथ पहले ही कर दो, है ना. फिर उसके टेस्ट से 1 मंथ पहले. उसके बाद आता है सुक्रालफेट और ओमेप्राजोल भाई साहब. इन भाई साहब को 1 वीक पहले बंद कर दो, है ना. उसके बाद आपका आता है सिमेटिडिन, निजाटिडिन और फेमोटिडिन, है ना. इन भाई साहब को कर दो 24 घंटे पहले बंद, है ना. ये हमारी मेडिसिन है जो विद होल्ड होनी होती हैं. अदर मेथड्स हैं, देखो इसके बाद एक पॉइंट और है. एस पाइलोरी कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड बाई असेसिंग सीरम एंटीबॉडी लेवल, है ना. जो सीरम एंटीबॉडी लेवल होता है उससे भी एस पाइलोरी डिटेक्ट हो सकता है. उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट टेस्ट जिसको हम बोलेंगे ईसोफेजियल पीएच टेस्टिंग फॉर गेस्ट्रो ईसोफेजियल डिजीज़, है ना. ईसोफेजियल पीएच टेस्टिंग फॉर ईसोफेजियल डिजीज़. इसके अंदर हम देखेंगे ये किस में किया जाता है. सबसे पहले इसका यूज़ है फॉर डायग्नोसिस और इवालुएट द ट्रीटमेंट फॉर हार्टबर्न और रिफ्लेक्स डिजीज़ में, है ना. फिर उसके बाद इसको कैसे करेंगे, देखो एक प्रोब है वो इंसर्ट करी जाती है नोस्ट्रिल से, नाक के थ्रू, सिचुएटेड इन द ईसोफेगस में उसको लगा दिया जाता है ना. ये 24 to 48 आवर्स का पीएच मॉनिटर करेगा, है ना. फिर उसके बाद में देखो ये हो गया हमारा बस दूसरा था. फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा टेस्ट है लीवर एंड पेनक्रियाज लेबोरेटरी स्टडीज, है ना. इसके अंदर देखो जो लीवर एंजाइम्स हैं, लीवर एंजाइम्स है जिसको बोलते हैं कौन कौन से हैं, एल्केलाइन फॉस्फेटेज ALP, एस्पार्ट अमाइनो ट्रांसफेरेज AST एंड एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, ये होता है ALT. ये क्या होते हैं, लीवर डिजीज होती है या बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके अंदर क्या है गाइस, ये बढ़ जाते हैं, है ना. अब इनकी नॉर्मल रेफरेंस रेंज देख लेते हैं गाइस. नॉर्मल रेफरेंस रेंज क्या होगी, नॉर्मल रेफरेंस रेंज मैं आपको बता देती हूँ. ALP देखो ALP है 38 से 126, AST हमारा है 0 से 35, है ना, यूनिट पर लीटर. और जो ALT हमारा है 4 से 36 यूनिट पर लीटर, है ना. ALT कितना है, 4 से 36 यूनिट पर लीटर. AST है 0 से 35 और ALP है 38 से 126. अगर ये रेंज बढ़ती है तो मे बी लीवर एंजाइम, लीवर डैमेज या बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. अब देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम. प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमारा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो INR ये एलिवेटेड हो जाते हैं ना अगर लीवर डैमेज होता है तो. अब देखो PT लेवल, PT कितना होता है नॉर्मल 11 से 12.5 सेकेंड. PTT कितना होता है 30 से 40 सेकेंड. और INR हमारा होता है 0.8 to 1.2, है ना. कितना कितना होता है 11 से 12.5 होता है PT और 30 से 40 होता है PTT और INR होता है 0.8 to 1.2, है ना. अगर ये बड़े होते हैं ब्लीडिंग रिस्क होता है, लिवर डिजीज हो सकती है. अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट, द सीरम अमोनिया लेवल असेस द एबिलिटी ऑफ द लीवर डिमिनेटेड प्रोटीन बायो प्रोडक्ट. नॉर्मल रेफरेंस इंटरवल होता है 10 से 80 mcg, है ना. कितना होता है 10 से 80 mcg होता है. ये अमोनिया लेवल है. ये डिटॉक्सिफिकेशन एबिलिटी को बताता है, लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन एबिलिटी को बताता है सीरम अमोनिया लेवल. और अमोनिया कितना लेवल होता है 10 से 80 mcg पर DL. अगर अमोनिया इंक्रीज है तो क्या हो सकता है गाइस, अगर अमोनिया इंक्रीज है तो हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, ठीक है. अब इसमें देखो इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल. कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होना इंडिकेट करता है पेनक्रियाटाइटिस को, है ना, और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन को. नॉर्मल कितना होता है 200 से कम होता है, ये तो हमें सबको पता ही है 200 से कम होता है ना. ये हो गया हमारा. फिर उसके बाद में हम आते हैं, अब हम देख लेते हैं हमारा बिलिरुबिन लेवल, है ना. अब हम देख लेते हैं हमारा बिलिरुबिन लेवल. तो गाइस चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. तो गाइस ये क्या है, एन इंक्रीज इन बिलिरुबिन लेवल. भाई बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज होता है वो लीवर डैमेज को इंडिकेट करता है और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है. अब हम देख लेते हैं क्या क्या लेवल है. टोटल बिलिरुबिन होता है 0.3 से लेकर 1.0. इनडायरेक्ट होता है 0.2 से 0.8 और डायरेक्ट होता है 0.1 से 0.3, है ना. दोबारा देख लो, टोटल तो कितना हो गया 0.3 से 1.0, इनडायरेक्ट हो गया 0.2 टू 0.8 और डायरेक्ट हो गया 0.1 टू 0.3, है ना. ये हो गए हमारे बिलिरुबिन लेवल. उसके बाद हम आ जाते हैं अमाइलेज और लाइपेज पे. इंक्रीज देखो इंक्रीज वैल्यू ऑफ अमाइलेज एंड लाइपेज लेवल इंडिकेट पेनक्रियाटाइटिस. ये पेनक्रियाटाइटिस को दर्शाता है गाइस. इसका नॉर्मल लेवल देख लेते हैं. अमाइलेज होता है 60 से 120, है ना, सोमोजी यूनिट्स पर DL. लाइपेज होता है 0 से 160 यूनिट पर लीटर, है ना. ये क्या होता है लीवर लाइपेज होता है 0 से 160. ये हमारा हो गया टेस्ट. अब देखो हमारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. हमने 3 पेज और कर लिए. हमने स्टार्ट किया था फाइब्रो ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी से, है ना, 1 2 और ये हमारा
3, है ना। हमारे टेस्ट हो चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे असेसमेंट हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिव्यू देना। देखो बैटरी भी डिस हो गई है ये संकेत है कि हम क्लास को बंद कर दें, ठीक है। तो ये हमारा डे 2 था। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसी थी।